हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यासागर प्लेटफॉर्म। आज करने वाले हैं हम लेक्चर 6, दैट इज़ एंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम समझ लेते हैं कि जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस क्या होते हैं, क्योंकि इसी के अंदर फिर आपको पता चलेगा कि एंडोजेनेटिक क्या है और एक्सोजेनेटिक क्या है। ठीक है, एक जनरल सी अंडरस्टैंडिंग इन चीज़ों की होनी चाहिए। ओके, क्वेश्चंस जहाँ से बनेंगे वहाँ मैं आपको बताती जाऊँगी कि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, और ये चीज़ तो अच्छे से कर लेना। बाकी यू शुड हैव एन ओवरव्यू कि क्या है। ठीक है, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस आर फिजिकल स्ट्रेसेस एंड केमिकल रिएक्शंस ऑन द अर्थ्स मटेरियल, ठीक है, दैट कॉज चेंजेस इन द कन्फिगरेशन ऑफ अर्थ सर्फेस। यानी जो अर्थ की लिथोस्फेयर है उसके अंदर कोई चेंजेस आना, जैसे कि माउंटेन बन जाना या प्लेट्यू बन जाना, ठीक है, या डिप्रेशन बन जाना, ठीक है, वैलीज़ बन जाना। जैसे दो माउंटेन्स के बीच में वैलीज़ हैं तो वो और डीपन होती है। रिवर वैलीज़ जो है वो वर्टिकल और लेटरल इरोजन करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके का कन्फिगरेशन ऑफ अर्थ सरफेस में चेंज होना, यानी लिथोस्फेयर में अर्थ की चेंज आना। ठीक है, टाइप्स ऑफ जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस कौन से हैं? एक तो एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस हैं और एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस हैं। एंडोजेनेटिक कौन से हैं? जो रिलीज इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ इंटरनल एनर्जी फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द अर्थ, दे गिव राइज टू लैंड फॉर्म्स। ठीक है, गिव राइज, ठीक है, विद इन द अर्थ सर्फेस और ऑन द सर्फेस। ठीक है, नाउ इज एक्सोजेनेटिक फोर्सेस इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेटिक फैक्टर्स ऑन द लैंड फॉर्म प्रोड्यूस बाय एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस। ठीक है, अभी आप समझो, एंडो का मतलब है जो विद इन अर्थ सर्फेस, यानी ये अर्थ की जो लिथोस्फेयर है, लेट्स से ये लिथोस्फेयर है, इसके विद इन जो नीचे काम करेंगे। ठीक है, जैसे नीचे मैग्मा चैम्बर है, ठीक है, तो उसमें एनर्जी का रिलीज हो रहा है नीचे। ठीक है, या फिर एस्थेनोस्फेयर है, ठीक है, वहाँ पे नीचे एस्थेनोस्फेयर जो है मैग्मा चैम्बर होता है वहाँ पे। ठीक है, जहाँ से जिस मैग्मा चैम्बर यानी जहाँ से लावा निकलता है। ठीक है, एक एस्थेनोस्फेयर, उसके ऊपर जो हमारी लिथोस्फेयर है ना, प्लेट्स है जो फ्लोट कर रही है, तो ऐसी। ठीक है, तो विद इन अर्थ जब काम करेगा, लिथोस्फेयर के विद इन करेगा, तो वो एंडोजेनेटिक फोर्सेस होंगे। और जब ऑन द अर्थ सरफेस वर्क करेंगे उनको बोलेंगे एक्सोजेनेटिक। एक्सो यानी एक्सटर्नल, ठीक है, एंडो यानी विद इन। ठीक है, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। तो अभी देखो, जियोमॉर्फिक एजेंट्स कौन से हैं? अर्थक्वेक्स, वोल्केनिज्म आर दी एजेंट्स ऑफ एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस, यानी जो विद इन अर्थ सर्फेस हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ना देखो डायोस्ट्रॉफिज्म, सडन ऐसे क्लासिफिकेशन किया है, बट ये सारा आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है। ये कोर जो ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना उनके लिए इंपॉर्टेंट है, सीयूईटी के लिए उतना रेलिवेंट नहीं। बस आपको पता होना चाहिए कि अर्थक्वेक कैसे वर्क करता है, वोल्केनो कैसे होता है। ठीक है, ये मैकेनिज्म क्या है इसका होने का। ठीक है, बस उतना ही आपको पता होना चाहिए। एपेरिजेनेटिक क्या है, ओरोजेनेटिक क्या है, अपवर्ड डाउनवर्ड क्या है, ठीक है, अपवर्ड डाउनवर्ड रैपिंग वगैरह, ठीक है, फोल्डिंग फॉल्टिंग क्या होता है, इतना सब जानने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। टेंशनल फोर्स क्या है, कंप्रेशनल फोर्स लगता है तो क्या होता है, जैसे कंप्रेशन होगा तो बेसिकली फोल्ड बनता है, जब टेंशनल होता है तो क्रैक आता है। ठीक है, आपकी रिफ्ट वैलीज बन जाती हैं, दो प्लेट्स के बीच में क्रैक आ गया। ठीक है, जब वो क्रैक ओपन होगा तो वहाँ से लावा निकलता है। ठीक है, तो ये इतना सारा नहीं समझने की ज़रूरत है, बट मैं बता रही हूँ कि ये जैसे क्योंकि चार्ट है तो मे बी मन कर जाए कि हाँ पेरिजेनेटिक बताओ, ओरोजेनेटिक नहीं, क्योंकि कॉन्टिनेंट बिल्डिंग होता है, माउंटेन बिल्डिंग, इतना डेप्थ में नहीं जाना है। बस आपको अर्थक्वेक और वोल्केनो तक ही रहना है। ठीक है, और एंडोजेनेटिक क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने जियोमॉर्फिक एजेंट्स की बात कर ली, तो अर्थक्वेक और वोल्केनिज्म, इतना ही आपको पता होना चाहिए। जबकि एक्सोजेनेटिक वेयर एज रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, आइस, विंड, वेव्स, करंट्स आर द एजेंट्स ऑफ एक्सोजेनेटिक, यानी जो अर्थ सरफेस के ऊपर। ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर क्यों है? क्योंकि ग्राउंड वाटर आप बोलोगे विद इन अर्थ है, बट हाँ विद इन अर्थ है, बट एक ना लैंड फॉर्म का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कास्ट टोपोग्राफी बोलते हैं, वो आपको नहीं करनी है, पर मैंने बता दिया। तो आप बोलोगे कि ये अंदर होना चाहिए, जबकि आप एक्सोजेनेटिक प्रोसेस में कर रहे हो, नहीं, बट ये विजिबल होता है। अंडरग्राउंड अब कोई टनल है, कुछ है, उसमें जा सकते हो ना, केव है, ठीक है, तो वैसे ग्राउंड वाटर से कास्ट टोपोग्राफी बनती है। तो आपको पता इतना नहीं है, बस रनिंग वाटर का ध्यान रखो कि इरोजन होगा, रिवर की बात हो रही है। आइस यानी आपकी ग्लेशियर से मेल्ट हुई आइस और वो
किसी फॉर्म में बह रही है तो वो भी इरोजन करता है। ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स बनते हैं, स्नो आपका इरोजन करता है, ठीक है। विंड करता है, आपको पता है, ठीक है, रेगिस्तान में आपने देखा है। वेव्स करेंगी कोस्ट पर, करंट्स करेंगी कोस्ट पर, ठीक है। तो ये एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस में आते हैं, ठीक है। सोर्स ऑफ एनर्जी, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी बिहाइंड एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेज आर जियोथर्मल एनर्जी, यानी जो विद इन जियो यानी अर्थ, और थर्मल यानी टेम्परेचर रिलेटेड, ठीक है, एनर्जी, ग्रेविटी, हीट एनर्जी, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी, वाटर एंड विंड्स, बट द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। सन क्यों है? क्योंकि सन से जो एनर्जी आती है ना, उसी से बाकी चीज़ें जो है वो मोमेंटम गेन करती है। जैसे सन की रेज आ रही हैं तो आपको पता है कि वो लिथोस्फेयर को हॉट करेंगी, ठीक है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी, कंडक्शन, कन्वेक्शन, इसके थ्रू, ठीक है, एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करेगा। जब एटमॉस्फेयर में एनर्जी रिलीज़ करेगा तो टेम्परेचर का चेंज होगा, कहीं पे ठंडा होगा, कहीं पर गर्म होगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपके लो टेम्परेचर जहाँ होगा वहाँ पे क्या बनेगा आपका हाई प्रेशर। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है विंड मूव करेगी, ठीक है, विंड मूव करेगी, ठीक है। विंड मूव करेगी तो क्या है, ओशन वाटर में करंट्स फॉर्म होंगे, उस करंट्स को लेकर चलेगी वो, ठीक है। प्रिवेलिंग विंड्स जो है करंट्स को लेकर साथ में चलेगी, करंट्स आएंगी, तो मतलब आप समझ रहे हो अल्टीमेटली सन से जो एनर्जी आई है उसकी वजह से बाकी जो एजेंट्स हैं उनके अंदर मोमेंटम आया, ठीक है, वो वर्क करने लगी, ठीक है। तो इसलिए अल्टीमेट एनर्जी सन से आ रही है, बट वैसे जियोथर्मल, ग्रेविटी, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी भी वर्क करती है, ठीक है। एंडोजेनेटिक पता है, अब समझ आ गया विद इन दी अर्थ सरफेस, और एक्सोजेनेटिक का समझ आ गया ऑन दी अर्थ सरफेस, ठीक है। एंडोजेनेटिक विद इन, एक्सोजेनेटिक ऑन दी अर्थ सरफेस, ठीक है। अब देखो डायस्ट्रॉफिज्म होता है जो एकदम से ऑल ऑफ अस, डायस्ट्रॉफिज्म है मतलब बहुत लंबा टाइम, एकदम स्लो प्रोसेस है। जैसे कॉन्टिनेंट प्लेट्स हैं वो 2 सेंटीमीटर या पता नहीं 1 सेंटीमीटर पर ईयर, या फिर बहुत सारे ईयर्स के मतलब 5 ईयर्स, ऐसे वो इतनी स्पीड पे मूव कर रही है, मतलब सेंटीमीटर में मूवमेंट कर रही है, तो बहुत स्लो प्रोसेस है, ठीक है। एक प्लेट अपनी जगह चेंज कर रही है, ठीक है। प्लेट यानी कैसे बताऊँ, शायद से जब मैंने आपको फिजिकल डिवीजन करवाया था ना, तो मैंने आपको यूरेशियन प्लेट और आपका इंडियन प्लेट का समझाया था, तो प्लेट्स वहाँ पे मैंने समझाया था, तो आपको दोबारा अगर वो देखा होगा तो अभी कनेक्ट करने में ईजी हो रहा होगा। बट प्लेट्स क्या हैं, लिथोस्फेरिक स्लैब्स हैं जो फ्लोट कर रहे हैं ऑन स्थानोस्फेयर, ठीक है। अर्थ के अंदर विद इन एक लेयर है, स्थानोस्फेयर के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। तो डायस्ट्रॉफिज्म में जो स्लो चेंजेस दिखेगा, सडन क्या है, आपको तुरंत क्या दिखेगा, अर्थक्वेक दिखेगा कि आया झटका, भूकंप आया, और आपको वो महसूस होगा, यू फील इट, तुरंत आपने फील किया, तो सडन। डायस्ट्रॉफिज्म क्या है, आपकी प्लेट मूव कर रही है, ठीक है। इंडियन प्लेट जो है वो सबडक्ट कर रही है यूरेशियन प्लेट के नीचे, और उसकी वजह से हिमालय बढ़ रहे हैं, वो चीज़ आप एक्सपीरियंस नहीं करते हैं ना, वो आपको पता नहीं चलता कि वो हो रहा है, बट वो हो रहा है, ठीक है, बहुत स्लो रेट पे हो रहा है, इसलिए डायस्ट्रॉफिज्म स्लो मूवमेंट। सडन इज ऑल ऑफ अ सडन हुआ, और आपको कैटास्ट्रॉफिक इवेंट बोलेंगे सडन को, अगर जोग्राफिकल टर्म्स में बात करें तो ऑल ऑफ अ सडन हुआ और आपको पता चला, ठीक है। तो पता कैसे, कौन कौन से चलते हैं आपको, अर्थक्वेक का पता चलता है आपको, तुरंत भूकंप आया आपको पता चला, वोल्केनो का आपको पता चलता है वो इरप्ट होगा, ठीक है, लावा बाहर आएगा, उसका भी आपको पता चल गया, ठीक है। बाकियों में मत जाओ, और टेंशनल, कंप्रेशनल, अपवर्ड, डाउनवर्ड, एपिजेनेटिक, ओरोजेनेटिक, इसमें नहीं। पैराजेनेटिक वैसे अगर पूछो तो कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन के लिए, और ओरोजेनिक माउंटेन बिल्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इतना डेप्थ में नहीं जाना, बस मैंने बता दिया, ठीक है। अब एक्सोजेनेटिक की बात कर लेते हैं। एक्सोजेनेटिक में है आपका वेदरिंग और इरोजन, ठीक है। फिजिकल वेदरिंग होती है, केमिकल वेदरिंग होती है, बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। वेदरिंग बेसिकली क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस, यानी बहुत बड़ा जो रॉक है वो स्मॉलर पीसेस के अंदर क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। बट इरोजन में क्या है, ब्रेकिंग भी होगा और उसका ट्रांसपोर्टेशन, मतलब यहाँ पे मान लो एक पत्थर छोटे 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 पीसेस में टूट गया, उसका ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है, ठीक है। तो वो किससे होगा, आइस से होगा, यानी स्नो। रिवर वाटर से हो सकता है, सी वाटर से हो सकता है अगर करंट्स एंड वेव्स हैं, विंड की वजह से हो सकता है, अंडरग्राउंड वाटर की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो इरोजन में ट्रांसपोर्टेशन भी है और ब्रेकिंग भी है, और वेदरिंग में सिर्फ ब्रेकिंग की बात हो रही है, ठीक है, कि कोई रॉक है वो पीसीस के अंदर ब्रेक डाउन हो रही है। इरोजन में उन पीसीस का जो वो पीसेस हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है, ठीक है।
हाँ, जो मैंने पीछे समझाया है वही है, एक बार पॉज करके रीड कर लो या फिर मैं भी आपके साथ रीड कर लेती हूँ। एंडोजेनेटिक फोर्सेस दीज आर लैंड बिल्डिंग फोर्सेस, ठीक है। लैंड यानी लिथोस्फेयर के ऊपर कुछ बन रहे हैं ना लैंड फॉर्म्स, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। दैट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल और पार्ट इन क्रिएशन ऑफ अर्थ्स क्रस्ट, ठीक है। अर्थ की क्रस्ट कैसी होगी, उसका टेरेन कैसा होगा, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो आपका एंडोजेनेटिक फोर्सेस डिसाइड करते हैं, ठीक है। स्लो मूवमेंट ऑल्सो नोन एज डायस्ट्रॉफिज्म, ठीक है, स्लो मूवमेंट बताया था पीछे। दिस प्रोसेस डेवलप ग्रेजुअली एंड टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, यानी बहुत टाइम ले रहे हैं, ठीक है। देन इज सडन, दीज प्रोसेसेस आर मैनिफेस्टेड इन अ क्विक टाइम, तुरंत पता चलेगा, ठीक है। स्लो एंड सडन मूवमेंट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री यानी एक दूसरे को एक दूसरे का कारण बनते हैं, एक दूसरे का रीज़न बनते हैं। मतलब अगर कोई स्लो मूवमेंट हो रहा है, अर्थक्वेक आया, ठीक है, या फिर आपका वोल्केनो हुआ, तो उसमें स्लो मूवमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी। और इनकी अर्थक्वेक और वोल्केनो ठीक है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। और मान लो आपका वोल्केनिक इरप्शन हुआ, एकदम से ब्लास्ट हुआ, तो अर्थक्वेक भी आएगा ना, शेकनिंग ऑफ अर्थ होगा ना, तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं सारे, ठीक है, एक दूसरे का कारण बनते हैं, प्रभाव डालते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। टू ईच अदर एंड ऑलमोस्ट ऑल दीज मूवमेंट्स अकर एट द सेम प्लेस, ठीक है। वहीं पे फॉल्टिंग हो रहा होगा, वहीं पे फोल्डिंग भी हो रहा होगा, ठीक है, वहीं पे टेंशनल फोर्स भी वर्क कर रहा होगा। तो ये बहुत एक कॉम्बिनेशन है। ज्योग्राफी में सारी चीज़ें ना एक तरीके से इंटीग्रेट हो जाती है, आपको पता चलता है कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर एग्जाम्पल फोल्डिंग कॉजेज माउंटेन बिल्डिंग, माउंटेन बनेगा जैसे बताया ना, इंडियन प्लेट आ रही है, यूरेशियन प्लेट है, इंडियन प्लेट सबडक्ट करेगी, यूरेशियन प्लेट अपलिफ्ट होगी, तो यहाँ पे 133C था इंडिया के और यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में, उसका जो वो था बेड था, वो बेसिकली अपलिफ्ट हुआ टू फॉर्म माउंटेन्स, ठीक है। तो फोल्डिंग हुआ, ठीक है, दो आए, फोल्डिंग हुआ, माउंटेन बिल्डिंग हुआ, एज वेल एज वल्केनिज्म भी हुआ यहाँ पर, और अर्थक्वेक भी आया। नेपाल में आया था अर्थक्वेक, आई गेस 2014 में या 2015 में आया था, ठीक है। वो इसलिए आया था क्योंकि वहाँ पे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, यूरेशियन और इंडियन प्लेट मिल रही है, ठीक है। तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, समझ आया। अब फिर है सडन मूवमेंट्स। सडन मूवमेंट्स आर कॉज्ड बाय सडन एंडोजेनेटिक फोर्सेस ओरिजिनेटिंग डीप विद इन द अर्थ, ठीक है। ये फिनोमेना ऐसा नहीं है कि 1 किलोमीटर पे 2 किलोमीटर की डेप्थ पे हो रहा है, नहीं, 200 किलोमीटर पे तो हमारा जो स्थैनोस्फेयर है वो है, वहीं पे आपका मैग्मा चैम्बर होता है जहाँ से ये वर्क करता है। तो डीप विद इन द अर्थ है उसका कारण, ठीक है। फॉर द सडन मूवमेंट्स दे कॉज रैपिड इवेंट्स लीडिंग टू मैसिव डिस्ट्रक्शन विद इन एंड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। मैसिव डिस्ट्रक्शन क्यों करेगा, क्योंकि अभी देखो डिस्ट्रक्शन है वो यानी कोई चीज़ ख़त्म हो गई, ठीक है, डिस्ट्रक्शन इज़ या फिर उसका नुकसान हुआ। बट अगर इंसान को नुकसान कर रहा है ना तो उसको डिज़ास्टर बोलते हैं। वैसे तो ये नेचुरल फिनोमेना है, ये डिस्ट्रक्शन होना, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन नेचुरल फिनोमेना है, बट जब ह्यूमन लाइफ को लॉस करता है ना तो उसको डिज़ास्टर बोलते हैं, ठीक है। देन एग्जाम्पल्स, sudden endogenetic processes include earthquakes, volcanoes that can occur in short periods, ठीक है। आ जाते हैं हम earthquake की बात कर लेते हैं। तो earthquake is the shaking of the surface of the earth resulting from sudden release, अचानक से जो एनर्जी रिलीज हुई in the earth's lithosphere, ठीक है। मानो ये दो प्लेट थी, ठीक है, या ब्लॉक्स थी, तो एक अपलिफ्ट हो गया, एक नीचे चला गया, है ना, एक डाउनवर्ड मूवमेंट किया, एक अपवर्ड मूवमेंट किया, जिसकी वजह से यहाँ पर क्रैक तो था, बट मान लो ऐसा नहीं है ना कि जैसे एकदम सीधी लाइन दिख रही है, वैसा नहीं है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है ना। तो जब ऐसी जगह से कुछ चीज़ स्लिप हो गया, आप मान लो किसी दो चीज़ों को रगड़ के ही देख लो, मान लो आपने क्या रब किया, हाँ, टेक टू ज्योमेट्रीज, उनको रब करो तो फ्रिक्शन हुआ ना, ठीक है, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज़ हुआ, ठीक है। ये अर्थ सरफेस में हो रहा है तो एनर्जी रिलीज़ होगा, क्योंकि अर्थ सरफेस में आपको पता है बहुत बड़े बड़े ब्लॉक्स, ठीक है, मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो सडन रिलीज ऑफ एनर्जी हुआ, एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ शॉक वेव्स।
तो बेसिकली सिस्मिक वेव यानी यहाँ पे कुछ हुआ, झटका हुआ, टूट गया यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कोई रॉक थी या कुछ तो स्ट्रक्चर था वो टूट गया, जिसकी वजह से ना अचानक से शेकनिंग हो गई। और वो शेकनिंग आपको कैसे फील होगी? वेव्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? वेव्स की। और क्योंकि ये अर्थ में हो रही है तो इनको सिस्मिक वेव्स बोलते हैं, ठीक है। known as seismic waves, shock waves, which can be classified into body waves and surface waves, ठीक है। बॉडी वेव्स होती हैं और सरफेस वेव्स होती हैं, दो तरीके की वेव्स होती हैं। बॉडी वेव्स ट्रैवल थ्रू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इंटीरियर से, जहाँ से मान लो कहीं से एनर्जी रिलीज हुई, जैसे ये आपका फोकस है। हाँ, आपको ये दो टर्म और पता होने चाहिए। देखो, अर्थक्वेक हुआ तो दो चीज़ें होंगी, एक तो होगा फोकस, जहाँ से एनर्जी रिलीज हुई है। द फोकस देखो, लोकेशन इनसाइड द अर्थ वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स, जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है, जहाँ मेन कारण है कि हाँ यहाँ पे कुछ मूवमेंट हुआ, दो चीज़ों का फ्रिक्शन हुआ, दो प्लेट्स का फ्रिक्शन हुआ, जिसकी वजह से एनर्जी जो है वो रिलीज हुई, ठीक है। तो ये फोकस होगा जहाँ से एक्चुअल हुआ। पर जब वो अर्थ सरफेस पे यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हुई वो शॉक वेव्स की फॉर्म में जहाँ सबसे पहले पहुँचेगी ना, रिपोर्ट करेगी, तो वो बेसिकली उसका वर्टिकल ही करेगी मूवमेंट, है ना, एकदम सीधा जाएगी क्योंकि क्लोजेस्ट यही है, ठीक है। शॉक वेव ऐसे गई, मूवमेंट की, इंटरैक्ट की सरफेस से यानी लिथोस्फेयर से। तो जब वहाँ पे वो रीच करेगी ना सबसे पहले ऑन दी सरफेस ऑफ द अर्थ, उसको एपिसेंटर बोलेंगे। तो फोकस और एपिसेंटर में ये ध्यान रखना है, फोकस इज द रीजन जहाँ से वो एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है, अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है। और शॉक वेव जहाँ पर सबसे पहले आपकी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ रिपोर्ट करेगी या रीच करेगी, उस सेंटर को बोलेंगे एपिसेंटर, ठीक है। सो पूछते हैं ना, न्यूज़ में होता है कि ये दिल्ली एपिसेंटर था या काठमांडू एपिसेंटर था, कोई भूकंप आया, तो एपिसेंटर क्या होता है और फोकस क्या होता है? विद इन अर्थ है, ठीक है, जहाँ से एक्चुअल रिलीज हुआ है एनर्जी का, ठीक है। तो बॉडी वेव्स ट्रैवल थ्रू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के इंटीरियर में ट्रैवल करेंगी वो होंगी आपकी बॉडी वेव्स, ठीक है। वो भी दो टाइप की होती हैं, पर जब वो इस सरफेस से, लिथोस्फेयर से इंटरैक्ट करेगी उसको बोलेंगे सरफेस वेव, ठीक है। उसको नाम दिया गया है सरफेस वेव, क्योंकि देखो अंदर विद इन तो ऐसे ट्रैवल करेगी, यहाँ पे रीच करी ना, तो फिर यहाँ पे लिथोस्फेयर पे जब ये कितनी एरिया तक करेगी, इसको सरफेस वेव बोलेंगे, ठीक है। समझ रहे हो डायग्राम से? क्योंकि डेफिनेशन तो आपको समझा रही हूँ मैं, लिखा भी हुआ है, आप रीड भी कर सकते हो, बट डायग्राम में मैं ऐसे स्क्रिबल करके समझा रही हूँ। होपफुल कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा, आई नो समझ आ रहा होगा। बॉडी वेव्स ट्रैवल थ्रू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, और ये दो वेव्स होती हैं, एक पी वेव्स होती हैं यानी प्राइमरी वेव्स जो पहले रीच करेंगी, एस वेव सेकेंडरी वेव्स होती हैं जो रीच करती हैं सरफेस पे, ठीक है। और क्योंकि ये बॉडी वेव सरफेस से इंटरैक्ट करती है, उसके रिजल्ट के तौर पे सरफेस वेव्स निकलती हैं, ठीक है। सरफेस वेव ट्रैवल्स अलोंग द अर्थ सरफेस एंड द मोस्ट कैटास्ट्रॉफिक यानी सडन है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करेंगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा नुकसान आपकी सरफेस वेव्स ही करती हैं, ठीक है। हाँ, अभी डिटेल में देख लेते हैं। तो पी वेव्स हैं आपकी, पी वेव्स आर दी फास्टेस्ट सिस्मिक वेव्स दैट पास थ्रू ऑल द मीडियम्स कौन से? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, किसी भी मीडियम से पास कर सकता है आपका पी वेव्स, ठीक है। दीज वेव्स आर रिपोर्टेड फर्स्ट ऑन द सिस्मोग्राफ वो इंस्ट्रूमेंट है जो आपका मेजर करता है सिस्मिक वेव्स को, ठीक है, यानी अर्थक्वेक को। पी वेव्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव्स एंड प्रेशर क्रिएट्स डेंसिटी डिफरेंसेस इन द अर्थ्स रॉक, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एस वेव्स की। एस वेव्स आर स्लोअर देन पी वेव्स, यानी पी वेव्स फास्टर है, प्राइमरी वेव है, सबसे पहले रीच करेंगी। एस वेव्स स्लोअर है और सेकंड है टू रीच द अर्थ सरफेस एंड कैन ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड मीडियम, ठीक है। अब ये हम सब किसके बेसिस पे कह रहे हैं? साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन हुई है, ठीक है, उनके बेसिस पे। जियोलॉजिस्ट हैं आपके जो अर्थक्वेक का मॉनिटरिंग करते हैं, उनके बेसिस पर बताया गया है कि ये सॉलिड से ट्रैवल कर सकती हैं और ये आपके तीनों मीडियम से ट्रैवल कर सकती हैं, ठीक है। एविडेंसेस हैं, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कभी पढ़ोगे तो पता चलेगा, ज्योग्राफी की 11th क्लास की फिजिकल जो एनसीईआरटी उसमें आपको पता चलेगा कि एविडेंसेस की बात की है, डायरेक्ट एविडेंस है, इनडायरेक्ट एविडेंसेस है,
डायरेक्ट में कौन से हैं, जैसे मीटियोर के रिमेन्स हैं, क्योंकि अर्थ भी उसी तरीके से फॉर्म हुई है जैसे बाकी सेलेस्टियल बॉडीज़ फॉर्म हुई है, तो उसको डायरेक्ट मानते हैं, ठीक है। या फिर कोई हमने होल डग किया हुआ है, ठीक है, जैसे रशिया में एक डीप होल डग किया गया है, मतलब डीप डग किया गया है कुछ 12 किलोमीटर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो डायरेक्ट सोर्स हो सकता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ को समझने के लिए। इनडायरेक्ट में क्या आएगा आपका, जैसे अर्थक्वेक की वेव्स हो गई, या फिर वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू कुछ मीडियम ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ आया, ठीक है, हम ये सब देख रहे हैं, तो वो इनडायरेक्ट सोर्सेज है। तो वो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये सारी चीज़ें बताई गई हैं हमें साइंटिस्ट द्वारा कि हाँ, एस वेव्स कैन ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड मीडियम, पी वेव्स सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। तो ये डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, इसका कोई लॉजिक नहीं है। एस ट्रैवल परपेंडिकुलर टू वेव डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही है उसके परपेंडिकुलर, ठीक है, इन दी वर्टिकल प्लेन, हेंस दे क्रिएट ट्रफ्स एंड क्रेस्ट। और क्रेस्ट अपवर्ड होता है और आपका ट्रफ डाउनवर्ड होता है, ठीक है, इन दी मटेरियल, ठीक है, ऐसे वेव की फॉर्म में मूव कर, सिंपल ये कहना चाहता है। इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। देखो, पी वेव सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों में ट्रैवल कर सकती है, तो क्या आपको पता चल रहा है कि ये तो विद इन अर्थ सरफेस हर जगह ट्रैवल करती होगी, है ना। बट एस वेव्स जो है वो हमारी सिर्फ सॉलिड से कर सकती है, यानी आपके जो इंटीरियर कोर है, इनर कोर सॉलिड है और आउटर कोर लिक्विड है, तो ये चीज़ बताने में हेल्पफुल है। इसीलिए इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, क्योंकि एस वेव ट्रैवल नहीं कर सकती हैं थ्रू लिक्विड, तो इधर आकर देखो, लिक्विड कोर के पास आकर वो अंदर जा ही नहीं पाएगी, वेव ट्रैवल ही नहीं कर पाएगी, ठीक है। और अगर पी वेव ट्रैवल करेगी तो वो एक तरीके से इंक्लाइन करेगी किसी ना किसी एंगल पे, ठीक है। तो इस वजह से ये वेव्स हेल्प करती हैं हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ को समझने में। देन इज योर सरफेस वेव्स, ठीक है, दे आर स्लोअर देन द बॉडी वेव्स एंड कॉज डैमेज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के टाइम पे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन एस वेव्स करती हैं, और इनको लव वेव्स भी बोला जाता है, इनको लव वेव्स भी बोला जाता है, ठीक है। फ़नी है बट मैं फिर भी, लोग ऐसे भी याद रखते हैं क्योंकि लव डिस्ट्रक्शन करता है लाइफ में आपकी, तो वैसे ही वो वेव, लव वेव भी डिस्ट्रक्शन करता है, किसका, अर्थक्वेक की वजह से। जो डिस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा वो आपकी लव वेव यानी सरफेस वेव की वजह से होता है। तो ऐसे लॉजिक लगा के भी कर सकते हैं, कुछ के लिए फ़नी होगा, कुछ के लिए नॉन फ़नी होगा, बोलेंगे मैम कैसी कैसी बातें करो, बट नहीं, सब ऐसे ही याद करते हैं, हमारे टीचर्स ने भी हमें ऐसे ही याद करवाया था, ठीक है। इसको रेले वेव्स भी बोलते हैं ऑल्सो। रेले वेव्स आर ऑल्सो सरफेस वेव, डिस्प्ले द ग्राउंड लाइक रोलिंग ओशन वेव्स, ठीक है। अब आ जाते हैं शेडो जोन्स पर। अब शेडो जोन्स क्या है, और सिस्मिक वेव्स। शेडो जोन्स आर द सम स्पेसिफिक एरियाज ऑन द अर्थ सरफेस वेयर अर्थक्वेक वेव्स आर नॉट रिपोर्टेड, जहाँ पर अर्थक्वेक वेव्स रिपोर्ट ही नहीं होती, मतलब पहुँच ही नहीं पाती हैं। तो बताया था एस वेव तो नहीं ट्रैवल कर सकती आपकी लिक्विड से या गैस से, तो इधर तो जाएगी नहीं वो आउटर कोर के पास से, ठीक है, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपकी इनके शेडो जोन बेसिकली 105 से 145 डिग्री के बीच में रिपोर्ट नहीं होते हैं ऑन दी सरफेस ऑफ दी अर्थ, ठीक है। और एस वेव कहाँ नहीं होती, बियॉन्ड 105, ठीक है, बियॉन्ड 105। तो जैसे ये 105 है, ये 140 है, ठीक है, तो ये भी 105 है, ये 145 होना चाहिए, लेकिन डायग्राम में तो कुछ गड़बड़ है, हाँ 145 होनी चाहिए, ये भी 145 होनी चाहिए। तो जो आपकी वेव है पी वेव, वो इतने एरिया में यानी 105 से 145 के बीच में, डिग्री के बीच में नहीं रिपोर्ट होती हैं, ठीक है, यहाँ नहीं रिपोर्ट होती हैं। बट जो आपकी एस वेव है वो 105 और 105 यानी इतने एरिया में रिपोर्ट नहीं होती है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक। मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक का मेजर करता है रिक्टर स्केल, जो 1 to 10 आता है। देन अर्थक्वेक इंटेंसिटी, कितनी इंटेंसिटी का था, हाई इंटेंसिटी का था, लो का था, मीडियम का था, वो इंटेंसिटी करता है आपका मर्कली स्केल, ठीक है, मर्कली स्केल। मैग्नीट्यूड इज मेजर्ड बाय रिक्टर स्केल, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी इज मेजर्ड बाय मर्कली स्केल, ठीक है।
तो रिक्टर स्केल कितने पॉइंट कितने का भूकंप था, तो वो रिक्टर स्केल पे बताते हैं कि कैसे कितना था भूकंप, है ना, कितने डिग्री। होता है ना कि 3.4 का 3.1 का मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था, तो वो रिक्टर स्केल पे मेजर होता है, ठीक है। तो जो न्यूज़ में आप पढ़ते हो वो रिक्टर स्केल की बात होती है मोस्टली, ठीक है। मर्कली स्केल की नहीं होती जो हम न्यूज़ में पढ़ते हैं, उसमें रिक्टर स्केल की मेजरमेंट से पता चलता है कि अर्थक्वेक कितना था। अब आ जाते हैं हम वोल्केनिज्म पे। वोल्केनो इज़ अ वेंट, ओपनिंग है और ओपनिंग ऑन द अर्थ सरफेस यानी आपकी लिथोस्फेयर पे, थ्रू विच मैग्मा, ऐश, गैसेस, वाटर वेपर आर इजेक्टेड, ठीक है। इजेक्टेड यानी फेंकी जाती है बाहर। द मोल्टन रॉक मटीरियल फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड मैग्मा एंड व्हेन दिस मैग्मा रीचेज ऑन द अर्थ सरफेस इट इज कॉल्ड लावा। तो लावा और मैग्मा का डिफरेंस आप समझ आ गया होगा। जब विद इन अर्थ है तो उसको मैग्मा बोलेंगे, जब वो बाहर आ जाएगा उसको लावा बोलेंगे, ठीक है। जब तक विद इन अर्थ सरफेस है उसे मैग्मा बोलेंगे, जब वो बाहर आ जाएगा फ्रॉम दिस वेंट और आपका फ्लो करेगा आउटसाइड तो इसको लावा बोलेंगे, ठीक है, लावा फ्लो। वेंट इज एन ओपनिंग और द माउथ ऑफ द वोल्केनो, यानी आपका ये जो है जहाँ से एक्चुअल निकल रहा है, जहाँ से निकल रहा है मैग्मा, उसको बोलेंगे वोल्केनो का वेंट, ठीक है। क्रेटर इज अ सॉसर शेप डिप्रेशन ऑन द माउथ ऑफ वोल्केनो। देखो ये जो है ना ओपनिंग, इसका शेप एक सॉसर शेप है, ठीक है, जैसे चाय का प्याला होता है ना सॉसर, तो इसको बोलेंगे क्रेटर, ठीक है, क्रेटर। और जब ये क्रेटर वाइडन हो जाता है यानी और बड़ा हो जाता है, क्योंकि इसी शेप में हमने मोस्टली वोल्केनो को ऐसा ही शेप में देखा ना, माउंटेन जैसा शेप में, बट इसी शेप में नहीं होते वोल्केनो, और ज़्यादा डिप्रेशन भी क्रिएट हो जाता है, उसको बोलेंगे काल्डेरा, ठीक है, उसको बोलेंगे काल्डेरा। नाउ टाइप्स ऑफ वोल्केनोज बेस्ड ऑन द पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शन। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है कि वो कितने इंटरवल पर या कितने टाइम बाद हो रहा है, ठीक है। एक्टिव वोल्केनोज, वोल्केनोज विच इरप्ट फ्रीक्वेंटली, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी होने वाले हैं वोल्केनिक इरप्शंस, तो बोलते हैं उनको एक्टिव वोल्केनोज, यानी बहुत थोड़े थोड़े टाइम में हो रहा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है माउंट एटना इटली का, कोटापेक्सी इक्वाडोर का, इक्वाडोर आपका साउथ अमेरिका का है, इटली आपको पता है यूरोप में है, कॉन्टिनेंट में। डॉर्मेंट है volcanoes that do not show any sign of volcanic activity for long period of time but erupt sometime frequently। देखो frequently शायद वर्ड कम आ गया, गलत आ गया, बट ठीक है, ये बहुत टाइम से हुआ नहीं है बट कुछ साइन शो करता है कि थोड़े टाइम में इरप्ट कर सकता है, उसको बोलेंगे डॉर्मेंट, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि बहुत लंबे टाइम से हुआ नहीं है बट हो जाएगा, ठीक है, भूकंप, तो उसको बोलेंगे डॉर्मेंट। हुआ नहीं है बहुत लंबे टाइम से बट पॉसिबिलिटी है इन फ्यूचर दैट कि यहाँ से वोल्केनिक इरप्शन हो सकता है, तो उसको बोलेंगे डॉर्मेंट। एक होता है एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट यानी ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल वोल्केनो में कोई साइन ही नहीं है कि इसमें फ्यूचर एरप्शन हो सकती है। व्हेन अ वोल्केनो परमानेंटली स्टॉप्स इट्स वोल्केनिक एक्टिविटी देन इट इज़ कॉल्ड एक्सटिंक्ट और डेड वोल्केनो। फॉर एग्जांपल माउंट किलिमंजारो तंजानिया में जो है, ठीक है। अफ्रीका का आई थिंक टॉलेस्ट भी है, हाईएस्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो माउंटेन है वो आई थिंक यही है, और आई थिंक अकेला खड़ा माउंटेन है, स्टैंड अलोन माउंटेन, क्योंकि मोस्टली माउंटेन रेंजेस में होते हैं ना, बट आई थिंक ये स्टैंड अलोन है, बट हाईएस्ट है अफ्रीका का, तंजानिया के अंदर है। अब एग्जाम्पल्स ऑफ वोल्केनो, तो ये आप देख लो मैप में थोड़ा थोड़ा मैंने मैंने क्या, जहाँ से मैंने सोर्स से लिया है उसमें है, मतलब शो किया है कि स्ट्रॉम्बली है, आपका माउंट एटना है इटली में, बैरन आइलैंड पे इंडिया का है, ठीक है, आपका एरेबस है, आपका किलुआ है,
ठीक है, ऐसे नाम है बट इसमें मोस्टली कवर नहीं हो रहे, तो मैं साथ साथ लोकेशन बताती चलूँगी इन एग्जाम्पल्स की। तो माउंट किलवा, जो माउंट किलवा है वो है यूएसए में, पर यूएसए में मेनलैंड पर नहीं, हवाई। हवाई भी बेसिकली इसके अंदर ही आता है, आपके यूएसए के अंडर आता है, तो हवाईयन आइलैंड्स पे है ये। ठीक है, हवाई आइलैंड पे है आपका माउंट किलवा। तो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, इसलिए लोकेशन साथ बताती चल रही हूँ। माउंट एटना है आपका इटली में, ठीक है, और इटली का आइलैंड है बेसिकली सिसली। सिसली सुना होगा, यहाँ पे यूरोप में काफ़ी सारे हैं, जैसे सर्डानिया, कॉर्सिका, सिसली। तो ये इटली का है सिसली आइलैंड, उसके ऊपर है आपका माउंट एटना। ठीक है, फिर है मुआना लोआ। मुआना लोआ आई थिंक ये मूवी भी आई हुई थी डिज्नी की, है ना, तो उससे याद कर लो। ये है आपका, ये भी हवाई आइलैंड पे है, और ये लार्जेस्ट वोल एक्टिव वोल्केनो है। एक्टिव वोल्केनो पढ़ा था ना, एक्टिव जो बहुत फ्रीक्वेंट इरप्शन करता है। फिर आपका स्ट्रोम्बली, स्ट्रोम्बली है आपका लिपारी आइलैंड पे, लिपारी आइलैंड। अब ये कहाँ है आपका, मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी कहाँ पर है आपका, ये यूरोप के और अफ्रीका के बीच में है ना, ये है मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, इस मेडिटेरेनियन सी में इसको क्या बोला जाता है, लाइट हाउस। स्ट्रोम्बली वोल्केनो को, ठीक है, लिपारी आइलैंड को नहीं, स्ट्रोम्बली वोल्केनो को क्या बोला जाता है, लाइट हाउस, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन। ठीक है, और ये जो लिपारी आइलैंड है ये भी सिसली के पास है, नॉर्थ में, सिसली आइलैंड के नॉर्थ में लिपारी आइलैंड। ठीक है, मेडिटेरेनियन में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका माउंट एरबस। माउंट एरबस है आपका रॉस आइलैंड पे, रॉस आइलैंड पे। अब रॉस आइलैंड कहाँ है आपका, एंटार्क्टिका में। ठीक है, एंटार्क्टिका में। देन इज योर नेवाडा ओजस डेल सलाडो, सलाडो ओ है यहाँ पर, सलाडो। ये आपका कहाँ पर है, एंडीज माउंटेन, ये एंडीज माउंटेन है इधर। जब भी आप नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का भी मैपिंग वगैरह करोगे इन फ्यूचर, या वैसे तो ज़रूरत नहीं है, बट कहीं से भी देखोगे तो ये एंडीज माउंटेन है, यहाँ पे आपको खड़े हुए दिखेंगे। यहाँ से स्टार्ट होते हैं, पूरा एक्सटेंड करते हैं ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो ये एंडीज माउंटेन है, इसके अंदर एक वोल्केनो है आपका, ये नेवाडा ओजस डेल सलाडो। ठीक है, याद रखना यहाँ पर है। ठीक है, एंडीज़ में है, तो ये बेसिकली दो कंट्रीज़ के बीच में है, अर्जेंटीना और चिली। ठीक है, चिली और अर्जेंटीना, चिली ये है और अर्जेंटीना ये है। ठीक है, चिली ये है, अर्जेंटीना ये है। अर्जेंटीना वो मेसी वाली, हाँ मेसी ना, शायद से गलत नहीं हो तो मैं। देन इज योर बैरन आइलैंड। ये आपको पता है अंडमान एंड निकोबार फिजिकल डिवीजन में करवाया था, फिजियोग्राफिक डिवीजन में करवाया था। अंडमान सी में ओनली एक्टिव वोल्केनो है ऑफ इंडिया एंड साउथ एशिया। साउथ एशिया मैंने बताया रीजन, जो इसमें पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, आपका नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, ये सब आता है, और श्रीलंका। ठीक है, ये साउथ एशिया में। तो बैरन आइलैंड का है, अंडमान में, और इंडिया का एक्टिव वोल्केनो है। देन इज़ योर माउंट फूजी, माउंट फूजी। ठीक है, बहुत फेमस है, मोस्टली लोगों ने सुना होता है, जापान में है, हॉन्शू आइलैंड पे। बेसिकली जापान जो है वो, वैसे तो बहुत सारे आइलैंड ग्रुप्स हैं, बट 4 मेन है, दैट इज़ होकाइडो, हॉन्शू, क्योशू, शिकोकू। ठीक है, 4 आइलैंड्स हैं नॉर्थ टू साउथ, उसमें हॉन्शू आइलैंड के ऊपर जापान के माउंट फूजी है। देन इज़ योर माउंट किलीमंजारो। किलीमंजारो आपका कहाँ पर है, किलीमंजारो है आपका तंजानिया में। कहाँ है, तंजानिया में। ठीक है, और हाईएस्ट है ऑफ माउंटेन भी है, क्योंकि ठीक है ये माउंटेन भी है और वोल्केनो भी है। ठीक
ठीक है। माउंटेन क्यों? क्योंकि अपलिफ्टेड है, पॉइंटेड उसका वो है टॉप, ठीक है, इसलिए माउंटेन है। बट उसमें से लावा फ्लो भी आता है, देयर इज़ एन ओपनिंग, देयर इज़ अ वेंट, जिसकी वजह से इसको वोल्केनो भी कंसिडर करते हैं, मानते हैं, और है भी वोल्केनो। चिम्बराजो, फिर है आपका चिम्बराजो। चिम्बराजो कहाँ है? एक्वाडोर में, ठीक है। एक्वाडोर यहाँ पर है कहीं कंट्री, साउथ अमेरिकन कंट्री है। चिम्बराजो वहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। सो इतना ही था वोल्केनो और अर्थक्वेक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मैं ट्राई करूँगी जल्द से जल्द आपकी सारी वीडियोस पूरी हो जाएं, आपके एग्ज़ाम से पहले आप इनको रिवाइज भी कर पाएँ, इसलिए जल्दी से कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।